तो हम आज की क्लास में डाउट्स डिस्कस कर रहे हैं। सबसे जो पहला डाउट है वो है उत्कर्ष का। तो ये क्वेश्चन हमें करना है। शौर्य, तुम अटेम्प्ट कर पाए उसे? यस सर, हो गया। क्या आंसर आ रहा है सर? मतलब कर रहा हूँ मैं। अच्छा, करो। सर आंसर आ गया है, उसको भेज दो थोड़ा सा रफ टाइप में। हाँ हाँ, समझ में आ जाएगा लेकिन। ठीक है। आयुष, छत्तीसगढ़ में कैसा टेम्परेचर है? मतलब बहुत भयंकर गर्मी है कि ओके गर्मी है? भयंकर है सर, 40 to 43 एवरेज। अरे भाई, अच्छा। और उत्कर्ष, तुम पुणे में रहते हो ना? यस सर। वहां पे कैसी सिचुएशन है? तो गर्मी है बहुत सर, बहुत गर्मी है सर यहाँ पर। बहुत खराब सिचुएशन है। सर मेरा 90,000 आ रहा है। यार है। सर मेरा 1,30,000। हाँ अरे सर, यार, ये इंटरेस्टिंग हुआ, पता है? तो वो सही है, 1,30,000। अच्छा, पता है वैसे मजा इसी में आता है जो डिफरेंट आंसर आए ना। तो मैं इंटरेस्टेड इस चीज में हूँ कि शौर्य ने कैसे निकाला आंसर। तो शौर्य, तुम फटाफट से बताना क्या कर डाला तुमने। ठीक है? हाँ सर। तो एक है स्टेशनरी अकाउंट और एक है क्रेडिटर्स अकाउंट। तुमने अकाउंट बना के करा है कि बिना अकाउंट बना के करा है? अकाउंट बना के। अकाउंट बना के, ये ठीक है। ओके, तो मुझे लगता है कि बेसिक चीजें मैं खुद बता दूं तुमसे बिना पूछे, क्योंकि उसमें गलती तुम नहीं करोगे। ठीक है, ओपनिंग क्लोजिंग में तो तुमने यही करा होगा डेफिनेटली। सर ये क्रेडिटर्स को ओपनिंग बैलेंस तो उधर जाएगा ना, क्रेडिट साइड पे 10,000। वेरी गुड, मैं टेस्ट करा था तुम्हें। ठीक है, सही है। 29 और 59, ठीक है। अगली बात बताओ। सर ये उल्टा लिख दिया आपने, तो स्टॉक का लिख दिया। ओहो, ठीक है। 10 और 21,000। हाँ ठीक है, ठीक है। ये कह रहा है फिर पेमेंट उसे दी है हमने 1,09,000 की क्रेडिटर्स हाँ। को, तो वो यहाँ क्रेडिटर्स अकाउंट में जाएगा टू बैंक के नाम से 1,09,000। ठीक है, यहाँ जाएगा ये, फिर ये क्रेडिट परचेज निकल जाएगी हमारे यहाँ से, वो जाएगी 1,20,000। सही है बात। ये आगे क्रेडिट परचेजेस है ना? हाँ अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो कैश में खरीदी है वो टोटल की 25% है। तो तुमने क्या करा है? सर टोटल परचेज को एक्स मान लिया मैंने। बहुत बढ़िया, ये हुई ना बात। हाँ सर, फिर ना मैंने शायद से वो कैश प्लस नहीं करा, तो मेरा भी 1,30,000 ही आएगा फिर आंसर। अच्छा, हाँ वो मैंने हाँ, वैसे बता दिया था इनकम और एक्सपेंडिचर में, नहीं तो मेरा भी 1,30,000 है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, कैश परचेजेस को मानेंगे एक्स का 25/100। उत्कर्ष, आयुष, तुम्हारी प्रेजेंटेशन और आंसर बिल्कुल ठीक है।
तो हम क्या मानेंगे, टोटल परचेज x है तो कैश कितनी हो गई, x का 25% और क्रेडिट है 1,20,000 इज इक्वल टू x। समझ आ रहा है उत्कर्ष? यस सर। पक्का? यस सर। x आ गया 1,60,000, ये टोटल आ गया 1,60,000, मतलब कैश परचेजेस है 40,000। हम कैश और क्रेडिट लिखते हैं, या तो आप कैश लिखो या क्रेडिट लिखो, मतलब दोनों लिखो या फिर इनको एक साथ लिख दो। तो आप या तो 1,60,000 लिखो, वरना 1,20,000 और 40,000 लिखो, बेहतर ही होगा अलग अलग लिखो, प्रेजेंटेशन अच्छी होती है। और इसको सॉल्व करते ही आंसर आ जाएगा 1,30,000। मुझे बताओ उत्कर्ष, क्या तुम इसे कर पाओगे खुद? यस सर। तो मैंने एक गलती कर दी, 1,09,000 का 1,90,000 लिख दिया था। ओहो, रफ में लिखा ना वो चीज मैंने, इसलिए। अच्छा, मैं तुम्हारा कॉन्सेप्ट तुम्हें पता था। यस सर। ओहो, चलो ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ये भी उत्कर्ष का ही डाउट है, और यहाँ पर उत्कर्ष ने जो क्वेश्चन पूछा है उसमें इनकम और एक्सपेंडिचर बताने कितना जाएगा, और ये भी वैसे ही है। तो सर ये वाला पेमेंट मत करो सर। सर ये क्या? वाला नहीं, दूसरा वाला सर, दूसरा वाला। ये भी क्लियर हो गया सर, ये भी पक्का? सेम ही है। यस सर। क्योंकि मेरे बस को लगता है इसमें ये वाली चीज इंटरेस्टिंग है कि सम स्पोर्ट्स मटेरियल, देखो एक बार ना इसको करते नहीं है सॉल्व, इसको डिस्कस तो कर लेते हैं, पूरा पूरा सॉल्व नहीं करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि इनकम और एक्सपेंडिचर बताओ कितना जाएगा, स्पोर्ट्स मटेरियल बताया है, क्रेडिटर्स का बैलेंस बताया है, जैसे अभी था बिल्कुल वैसा ही है। हमने पेमेंट करी है क्रेडिटर्स को 4 लाख की, अभी पिछले क्वेश्चन में ही था, और कैश परचेज है 20% ऑफ टोटल, ये भी पिछले क्वेश्चन में ही था। कुछ भी अब तक यहाँ पे नया नहीं है, पिछले क्वेश्चन से डिफरेंट नहीं है। ये वाला सेंटेंस पे जरा गौर फरमाइए, सम स्पोर्ट्स मटेरियल हैविंग बुक वैल्यू ऑफ 18,000 वर सोल्ड एट लॉस ऑफ 3,000, इसका जरा ट्रीटमेंट बता दो क्या होगा उत्कर्ष? हम कौन से 15,000, अकाउंट में क्या करेंगे? हम 15,000 से माइनस करेंगे सर। कौन से अकाउंट में? सर स्पोर्ट्स मटेरियल के स्टॉक इसमें। 15,000 माइनस करेंगे मतलब किस साइड पे लिखेंगे? लॉस मतलब सर क्रेडिट साइड। 15,000 लिखेंगे? यस सर। अब शौर्य, तुम लॉस अग्री में, करते हो? लॉस में 3,000 लिखिए। हाँ, 15 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, दोनों लिखेंगे, या फिर क्या करेंगे 18 लिखेंगे? कंफ्यूजन हो रही है। स्पोर्ट्स मटेरियल अकाउंट में क्या करेंगे इसका? कोई और बताना चाहेगा? शौर्य, आयुष? सर बुक वैल्यू से क्रेडिट कर देंगे और प्रॉफिट लॉस इग्नोर कर देंगे। मेरे को बताओ जरा क्या करें फिर, क्या लिखें? सर स्पोर्ट्स मटेरियल अकाउंट में पूरा अपन ट्रीटमेंट करेंगे जैसे ऊपर क्वेश्चन का किए थे, ए बिल्कुल टू ठीक जेड है। वैसे ही करेंगे, है ना, ठीक है। ओपनिंग क्लोजिंग फिर परचेसेस। उसके बाद जो अपन ने सम स्पोर्ट्स मटेरियल 18,000 की बुक वैल्यू को बेचा है, तो 18,000 से स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम सॉरी क्रेडिट कर देंगे। क्या लिखूं? बाय 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 रिसीट एंड पेमेंट सेल कर दिया मैं। बाय रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट 18,000, हाँ सर। ये है तुम्हारा आंसर? हाँ सर। शौर्य, तुम्हें क्या लगता है? सर बाय सेल लिख देंगे सर, ज्यादा अच्छा रहेगा, बाय सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। बाय रिसीट पेमेंट को छोड़ के सेल लिख दो। है, चालाक हो गए तुम, पहचान लिया तुमने। सर सेल ऑफ सेल स्पोर्ट्स मटेरियल। सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल लिख देंगे सर, और प्रॉफिट लॉस इग्नोर कर देंगे, मान लीजिए। हाँ, क्योंकि इसको मैंने अटेम्प्ट किया था। अच्छा, चलो अभी मैं फंसाने की कोशिश करूंगा तुम्हें, बट फंसा नहीं पाऊंगा, पता तुमने चेंज कर लिया। चलो ठीक है, कोशिश करते हैं। शौर्य, तुम बताओ क्या क्या होना चाहिए इसका? सर ये तो बाय सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, सर यहाँ बाय बैंक आना चाहिए। बाय बैंक मतलब बाय रिसीट पेमेंट, एक ही बात है ना। हाँ 18,000 ही आना चाहिए। सर 15,000। 15,000 आना चाहिए। देख रहे हो आ रही है ना वेराइटी? और कुछ शौर्य? नहीं सर, इसका सर आइडिया नहीं है मेरे को ज्यादा। अच्छा, ये बताया है आयुष ने, बताया शौर्य ने। तो पहले आयुष से बात करते हैं। आयुष, सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल अकाउंट
ऐसा कोई अकाउंट ही नहीं होता। ऐसा कोई अकाउंट नहीं होता ना, सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल अकाउंट। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूं मैं? सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल अकाउंट कुछ नहीं होता। तुमने कभी सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट अकाउंट सुना है? सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल हो रहा है, कोई डाउट नहीं है सर, बट वो लेजर में ये नाम नहीं आएगा, कुछ और आएगा। हाँ नहीं सुना है सर। हाँ तो सेल ऑफ ऐसा कुछ अकाउंट होता ही नहीं है। बैंक अकाउंट ही सुना है। हाँ तो रिसेंट पेमेंट आएगा तुम्हारे हिसाब से भी? बोलो बोलो। अरे बताओ ना। सर सोच रहा हूँ सर। अच्छा अच्छा अच्छा, टेक योर टाइम, सोचो। श्योर है उत्कर्ष? तुम भी सोचो क्या आएगा। उत्कर्ष अगर तुम भी बताना चाहते तुम भी बता सकते हो। क्या सर? तुम भी बता सकते हो, जो मैंने रेड से हाईलाइट करा है यस सर। उसके लिए क्या लिखेंगे किस साइड पर? सर बाय बैंक अकाउंट लिखेंगे सर। बाय बैंक और रिसीव पेमेंट तो एक ही बात होती है ना? हाँ वही लिखेंगे। ठीक है, तो इसको कर देते हैं इरेज। और अमाउंट तो 18,000 ही लगता है तुम्हें? हाँ सर। ठीक है, तो अब शौर्य का और आयुष का आंसर रिसीव पेमेंट अकाउंट है, बट अमाउंट डिफरेंट है। 18,000 लिखिए सर। ओके, तो ये आयुष का भी आंसर है, उत्कर्ष का भी आंसर है, मेजॉरिटी। तो मेरा दोनों से ही सवाल ये है कि हमारे पास बैंक में कितना पैसा है, 18,000 रुपए की 15,000 रुपए? सर इसमें दो चीज कर सकते हैं सर। हम्म, सर इसमें मैं बाय रेसिडेंट पेमेंट अकाउंट से 15,000 कर सकता हूँ और बाय लॉस ऑन सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल से 3,000, तो अल्टीमेटली क्रेडिट बुक वैल्यू से ही हो जाएगी। सही जवाब। शौर्य तुम्हारा आंसर गलत इसीलिए था क्योंकि स्पोर्ट्स मटेरियल कितने का गया है? क्या स्पोर्ट्स मटेरियल 15 का गया है? द आंसर इज नो। 18 का गया है ना स्पोर्ट्स मटेरियल? हाँ, तो 3,000 से डेबिट कर दिया। बिल्कुल। तो अब मेरी बात ध्यान सुनो, ये मुझे मतलब आपको ना ये चीज याद रखना इसको हमेशा। ये मैं आपको ये चैप्टर के लिए नहीं बता रहा हूँ, ये मैं आपको पूरी अकाउंट्स के लिए बता रहा हूँ, 11th से लेके एंड तक, सीए फाइनल तक। जब भी हम किसी चीज को सेल करते हैं, स्पेशली फिक्स्ड एसेट की बात कर रहा हूं मैं, अगर हम कभी भी फिक्स्ड एसेट को सेल करते हैं तो दो चीजें आती हैं, एक जाता है बाय बैंक और एक जाता है हमेशा लॉस। ये चीज आप पहली बार नहीं पढ़ रहे हो, 12th में भी ये चीज आप कई बार पढ़ चुके हो। जैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट में आप इस चीज पर डिस्कस कर चुके हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट में आपने बहुत बार फिक्स्ड एसेट अकाउंट बनाया है, बिल्डिंग अकाउंट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, और ऑलमोस्ट हर बार सेल कर देते हैं आप किसी चीज को, बिल्डिंग को सेल कर रहे हैं, प्लांट एंड मशीनरी को सेल करा है। तो आप हमेशा ऐसे ही करते थे कि आप एक जगह पे लिखते थे बाय बैंक और दूसरी चीज लिखते थे बाय लॉस। अगर प्रॉफिट है तो वो डेबिट साइड पर आ जाएगा, यहाँ पे लॉस है। बैंक में लिखोगे जितने का हमने सामान बेचा 15,000, और लॉस में लिखोगे जितना हमें लॉस हुआ, और टोटल मिला के ये वही वैल्यू आएगी जो कि एसेट की वैल्यू होती है, जैसे 18,000 यहाँ पर आ रही है। तो मेरे को उम्मीद है आपको याद रहेगा और आपको समझ आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बाकी आप नॉर्मल क्वेश्चन करोगे आंसर आ जाएगा। उत्कर्ष समझ आ गया? यस सर। अगर एक क्वेश्चन है सर, इसमें लिखा है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट का अमाउंट बताओ, तो फिर सर उसमें कौन सा आएगा सर? इनकम और एक्सपेंडिचर में
कह रहे कैलकुलेट द अमाउंट दैट विल बी शोन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो इसमें दो अमाउंट आएंगे, एक तो लॉस ऑन सेल भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा, और जो इसमें नॉर्मल क्वेश्चन सॉल्व करके आएगा बैलेंस बीडी डाल के, बैलेंस सीडी डाल के आता है ना, बैलेंस शीट जैसे पिछले क्वेश्चन में आया था बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, वो भी जाएगा। दो अमाउंट जाएंगे। और सर बैलेंस शीट में? बैलेंस शीट में जाएगा ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस। ओके सर। स्टॉक का भी, क्रेडिटर्स का भी, ये जाएगा बैलेंस शीट में। और क्या जा सकता है बैलेंस शीट में, आपको कुछ है क्या और? बस मतलब बैलेंस शीट में यही है। बैंक का डायरेक्ट इनडायरेक्टली लेना देना होता है बैलेंस शीट के साथ, बट उसका बैलेंस कुछ गिवन नहीं है तो वो नहीं जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ये भी उत्कर्ष का ही डाउट है। हाँ जी सर, उस क्वेश्चन में बोला था इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना अकाउंट जाएगा। हाँ, इसमें तो अपन सिर्फ कंज्यूमेबल का डालेंगे ना। ये जो लॉस होता है वो भी तो इनकम और एक्सपेंडिचर में जाता है ना। नहीं सर, जाता तो है, लेकिन मैं टीएस ग्रेवाल का जो आपने कल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट भेजी थी उसमें से किया था ना, तो वो नहीं भेजा था। ये क्वेश्चन नंबर 29 सामने ही में, क्वेश्चन नंबर 29। हाँ मैं समझ गया। देखो यार वो ना एक्चुअली डिटेल में जाने वाली बात है। क्वेश्चन कह रहे हैं कि कौन सा अमाउंट जाएगा, मतलब क्वेश्चन निकलवाना तो वही चाह रहे हैं, स्पोर्ट्स मटेरियल वाला जो बैलेंस आता है। बट बेहतर ही होगा तुम दोनों लिख दो यार, क्योंकि लॉस भी एट द एंड जाता ही है ना। तुम्हें पता है अब जो तुम कह रहे हो ना, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मैं तुम्हारी बात से अग्री भी करता हूँ। बट तुम्हें किस सैंपल पर दिख जाएगा जहाँ पे दोनों आंसर लिखे होंगे? समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? तो सर पेपर में मान लीजिए आएगा तो अपन क्या लिखेंगे, इनकम एंड एक्सपेंस डेबिट कर देंगे विद मटेरियल कंज्यूम्ड, एक एंट्री, सेकंड एंट्री पास कर देंगे लॉस की। हाँ तो ये लिखा है ना, कैलकुलेट द अमाउंट दैट विल बी शोन, तो लिखना द फॉलोइंग अमाउंट्स विल बी शोन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड इज इक्वल टू इतना, लॉस ऑन सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल इज इक्वल टू इतना। वर्किंग नोट, दो अकाउंट बना दिए, काम खत्म। हाँ, लॉस को भी डाल देंगे, उसको भी, सेफेस्ट अप्रोच। हाँ अलग अलग लिखना। ठीक है सर। अब टेक्निकली तो हमें एक ही लिखना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द अमाउंट, है ना? हाँ सर। तो एक अमाउंट बताओ जो कि जाएगा, तो क्वेश्चन तो ऐसे एक ही पूछ रहा है, बट तुम समझ रहे हो ना, ये थोड़ा सा इशू होता ही है। मतलब देखा जाता है कि आप किस तरह से देख रहे हो, तो आपको हो सकता है कि किसी सैंपल पेपर में दो अमाउंट मिल जाए, किसी में एक मिल जाए। तो बेहतर ये है कि दोनों जितना डिटेल मैक्सिमम बता सकते हैं हम एग्जामिनर को उतना बताएं। ठीक है सर। अगला सवाल ये भी बहुत प्यारा सवाल है, क्योंकि ये आता ही आता है एग्जाम में, सब्सक्रिप्शन अकाउंट वाला। तो ये हमने कल भी डिस्कस करा था, देखते हैं इस क्वेश्चन में कुछ नया है। From the following information, find out the amount of subscription to be shown in income and expenditure account। बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये, इन क्वेश्चन को अच्छे से करके जाइएगा। एडवांस सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन इन अरियर्स, अच्छा क्वेश्चन है ये। स्पेशली इसका क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए, जो लास्ट वाला सेंटेंस है, बताओ भाई जरा। विच इंक्लूडेड, ये वाला जो पार्ट है ना, क्या करना चाहिए इसका? अच्छे से रीड कर लो एक बार, टेक योर टाइम, फिर बताना। हाँ यूश, सर ये पूरा क्वेश्चन जो चल रहा है फॉर द ईयर एंडेड में चल रहा है, मतलब सिर्फ एक ही साल का बता रहा है। और उसके बाद फिर ये जो लास्ट लाइन बोला है कि 5 लाख रुपए हमको सब्सक्रिप्शन मिला है, तो उसमें एक ट्विस्ट दे दिया है कि इसमें 45,000 पिछले साल का है। तो सर 5 लाख में 45,000 पिछले साल का माइनस कर देंगे। उसके बाद फिर जो अपने पास बैलेंस आएगा, जो कि आएगा 5,55,000, सॉरी 4,55,000, उससे फिर ये ऊपर के एडजस्टमेंट्स को ट्रीट करेंगे कि एडवांस एट द बिगनिंग ये वगैरह, तो फिर इस साल का आ जाएगा। ओके तो आयुष तुम्हारा आंसर ये कि इस 45,000 को माइनस करेंगे, राइट? हाँ सर। ठीक है। अब देखो आयुष ने इस बात को भी बता दिया है, बट मैं इतनी इंपॉर्टेंट बात है दोबारा बताऊंगा। ये फॉर द ईयर एंडेड है ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर यहाँ पे लिखा होता एज ऑन, हमने इसको कल के डाउट्स में डिस्कस करा था, कल काफी सारे क्वेश्चन करे थे इसके,
अगर एज ऑन लिखा होता ना तो इस वाले एंड वाले सेंटेंस की कोई इज्जत ही नहीं थी, क्योंकि हमें एज ऑन के बैलेंसेस अगर गिवन है ना तो हमें कुछ करने की फिर जरूरत ही नहीं है। तो पहली चीज तो हो गई है, ठीक है, कि फॉर द ईयर एंडेड गिवन है, ये इंपॉर्टेंट है। अब आता है इसका आंसर कैसे निकलेगा। तो इसको करने के कई तरीके हो सकते हैं, आप अपनी तरह से सोच सकते हो। तो इसमें क्या होगा, पहले 5 लाख लिखेंगे, फिर आपको ये 4 एडजस्टमेंट्स करनी है। तो आउटस्टैंडिंग एट द एंड कितना है आपको ये सोचना है, ऐसे सोचना है, ठीक है। तो पहले जो रिसीव्ड इन एडवांस है ना, एडवांस से पहले सो कर लो। एडवांस एट द एंड जो होता है वो माइनस होता है। तो मैं जो आसान पार्ट है उसको तो मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, फिर मुश्किल वाले पार्ट को मैं अच्छे से समझा दूंगा। और तो एडवांस वाले में तो वो पंगा ही नहीं है, क्योंकि ये जो बात कर रहा है तो आउटस्टैंडिंग वाले की बात कर रहा है ना, हमें जो मिला है वो पिछले साल नहीं मिला था अब मिल गया है, तो ऐसी बात कर रहा है ये, पिछले साल का सब मिल गया है, ठीक है। तो एडवांस वाला तो हमने तुरंत कर दिया, इस साल का माइनस होता है, पिछले साल का प्लस होता है, इसमें कोई पंगा ही नहीं है। अब क्योंकि जो ये हमें फॉर द ईयर एंडेड गिवन है ना, ये एज ऑन भी यही होगा, क्योंकि एडवांस हमें एंड में कितना टोटल मिलना बाकी है, तो 85,500 ही होगा। थोड़ी सी ना फ्रेमिंग में प्रॉब्लम है, बट हम कुछ कर नहीं सकते उसका। तो ओके, बट अभी हम जितना हो पा रहा है उतना करते हैं। अब ये सब्सक्रिप्शन इन नहीं कुछ नहीं सब्सक्रिप्शन इन अरियर से सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग। तो आउटस्टैंडिंग पर आते हैं। आउटस्टैंडिंग हमें कितना मिलना बाकी था स्टार्टिंग में, 63,000। तो इस 63,000 में 40,000 इंक्लूड होगा, उसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो आप इस 63,000 को नॉर्मली हम माइनस करते हैं, माइनस ही करेंगे, 63,000 है ना। अब 1,12,500, क्वेश्चन ये कह रहा है इस साल का हमें 1,12,500 1,12,500 में मिलना बाकी है, जो कि इस साल का है। तो आप 1,12,500 लिखोगे। अब जब आए हम इस बात पे, जो ये 48,000 वाले से क्या करेंगे, तो देखो जहां तक मुझे लग रहा है यार, ये ना मुझे थोड़ा सा फ्रेमिंग में इशू लग रहा है, बट ये है हमें पिछले साल 63,000 मिलना बाकी था। हमें पिछले साल 63,000 मिलना बाकी था, जिसमें से 45,000 मिल गया था। 63,000 हमें मिलना बाकी था पिछले साल, जिसमें से हमें 45,000 मिल गया है। मतलब जो बचा हुआ है 18,000 रुपए, वो अभी भी मिलना बाकी है। तो हम इसमें 18,000 रुपए प्लस कर देंगे जो मिलना बाकी है। मतलब आउटस्टैंडिंग एट द एंड जो होगा ना, वो 1,12,500 तो होगा ही होगा, क्योंकि वो इस साल का है, और पिछले साल का भी हमें मिलना बाकी है 18,000 रुपए, तो हम उसको ऐड कर देंगे। टेक्निकली तो इसका ये आंसर होना चाहिए। सर ऐसा भी कर सकते हैं, प्लस 45,000 करते हैं। प्लस 45 कर दें? यस सर, तो सर प्लस 18 आ जाएगा। कहाँ आ रहा है भाई आंसर? प्लस 45 कैसे कर दोगे? अच्छा सर, देखो कॉन्सेप्ट क्या है, इसमें ना क्या पहले आपको समझनी पड़ेगी। देखो एक मैं आपको पहले पॉइंट बताता हूँ, उसको एग्जैक्ट कंक्लूड करने से पहले, कि मेरे को लगता है कि ना यार क्वेश्चन में ना ये वो भी हो सकता है कि क्वेश्चन बनाने वाले की ऐसी इंटेंशन नहीं थी, वो यहाँ पे एज ऑन लिखना चाह रहे थे और उन्होंने फॉर द ईयर एंडेड लिख दिया है, उन्होंने इतना ध्यान नहीं दिया है। क्योंकि ना देखो ये ना चीज गलत है, अगर आप टेक्निकली देखो ना, इसका आंसर छोड़ो आप, बट एक बार क्वेश्चन को समझो, तो ये सेंटेंस ही गलत है। हमें एडवांस सब्सक्रिप्शन मिल गया है फॉर द ईयर एंडेड इतना, भाई ये इसी साल का है, तो इसी साल का एडवांस में कैसे मिल सकता है? मतलब ये चीज टेक्निकली ठीक नहीं है। एडवांस सब्सक्रिप्शन इसी साल का एडवांस फॉर द ईयर एंडेड, तो ये उतनी चीज ठीक बैठ नहीं रही है। बट हम रेड वाले पे चलते हैं। जो ये 45,000 रुपए है, ये बोल रहा है कि हमें पिछले साल का 45,000 रुपए इस साल मिला है। पिछले साल हमें 63,000 मिलना बाकी था, पिछले साल का 63 मिलना बाकी था, उसमें से 45 मिल गया है, मतलब 18 भी मिलना बाकी है। तो जो एंड में मिलना बाकी है
उसमें 1,12,500 इस साल का है और 18,000 रुपये पिछले साल का हो जाएगा। तुम्हारे पास इसका आंसर है उत्कर्ष? तुम्हारे पास इसका फाइनल आंसर है जो तुम सैंपल पेपर देख रहे हो, उसमें क्या आंसर्स हैं? हाँ सर देख रहा सर आंसर। बताना जरा क्या लिखा है इसमें। जो मैंने बताया 6,53,000। कितना? 6,53,000। 1,12,500 प्लस 6,53,000। 6 लाख कितना? 53,000। 6,53,000। यस सर। भाई ये क्या बोल रहे हो? 653 तो कुछ भी करके नहीं आ रहा। 653 कैसे आ सकता है? देखना भाई, बाकी भी देखना। 653 कैसे आ सकता है? मतलब इनको अगर हम नॉर्मल एडजस्ट करते हैं ना, 5 लाख में 1,12,500 को प्लस करें, माइनस करें 60। मैंने कैलकुलेटर यूज करता नहीं हूं मैं, गलती से मेरे को रखा हुआ मिल गया, तुम यूज मत करा करो। माइनस कर दें 85,500 को प्लस 72,000 को, 5,36,000 आ रहा है। अगर 5,36,000 में 45 ऐड भी कर दे पूरा, भाई 45 ऐड करनी नहीं चाहिए, सिर्फ 80 ही ऐड करते हैं हम तो। 5,54 आ रहा है मेरा तो। बुक में सॉल्यूशन भी गिवन है, वर्किंग भी गिवन है। नो सर सिर्फ आंसर दिया सर उन्होंने। भाई मेरे को तो क्वेश्चन में डाउट लग रहा है, आंसर तो मेरे को बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा है कैसे आ रहा है। क्या आंसर एक बार फिर से बताना। 6 लाख सर 6,53,000। भाई तुम देख लो अपना, मेरे हिसाब से तो क्वेश्चन और आंसर दोनों में झूल है। क्वेश्चन की भी फ्रेमिंग ठीक नहीं है ये। ठीक है, फॉर द ईयर एंडेड ऐसे नहीं लिखा होता। और सर मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे ही आएगा एग्जाम में, तो अपन को तीनों से कोई मतलब नहीं, अपने को सिर्फ आउटस्टैंडिंग एट द एंड से मतलब है। अगर सर टेक्निकली सोचे तो सर एडवांस सब्सक्रिप्शन शुरू में उतना ही है, एंड पे हाँ इतना ही है ना। 63,000 मिलना बचा था, जिसका 45 मिल गया, तो अल्टीमेटली 18 इसमें और जोड़ देंगे, क्योंकि 1,12,500 इस साल का बचा है प्लस 18 पिछले, तो 31,500 इसमें आ गया बिल्कुल। है ना। तुम फिर अग्री अपन कर रहे हो ना इस सॉल्यूशन बात से? डायरेक्टली कर देंगे। हाँ सर मैं एग्री कर रहा हूँ। हाँ मतलब यार, इसमें मेरे हिसाब से देखो और यही कुछ, होना चाहिए। हाँ सर क्योंकि 63 में 45 मिल गया तो 18 बचा, इसमें हाँ और जोड़ देंगे। हाँ बाकी 500 5 लाख से अपन ट्रीट कर देंगे। हाँ। अच्छा मुझे बताओ, 6,53 तो ऐसे भी नहीं आ रहा है, तुम कुछ भी कर लो। 6,53 कैसे आ रहा है? मुझे तो मतलब यही समझ नहीं आ रहा, तुम कुछ भी कर लो इस आंसर में। 6,53 तो फिर तो कुछ अजीब ही चीज हो रही है। तो भाई तुम इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अगर तुम्हें उत्कर्ष इसका आंसर कहीं से मिले, कोई तुम्हारा स्कूल टीचर बताया तो मेरे को भेज देना, मैं भी सीख लूंगा। बट मेरे हिसाब से 6,53 तो कहीं से कहीं तक नहीं आता। ठीक है उत्कर्ष? यस सर। बाकी भी भाई तुम भी देख लो यार, अगर तो बाद में लगे ना सॉल्व करने लायक चीज है ये। तो ये रहा इसका, जो मैंने सॉल्व करा है, मेरे हिसाब से 5,54 है इसका। वरना मेरे हिसाब से क्वेश्चन की फ्रेमिंग में प्रॉब्लम है। क्वेश्चन में ना मेरे को अजीब सा फील आ रही है, ठीक सी चीज नहीं है ये। चलो जी, तो ये है क्वेश्चन जो मैंने आंसर किया, मैंने उसको हटा दिया। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है इसका भी ले लो। अब ये थे डाउट उत्कर्ष के। आयुष मैं ना कल थोड़ा सा बिजी चल रहा था, तो मैं तुम्हारा वो देख नहीं पाया, ऑडियो जो तुमने भेजी थी। तो तुम मेरे को अभी बताया, तो मैं डाउट किया, मैं तुम्हें स्क्रीनशॉट शो कर रहा हूँ जो तुमने भेजे थे। तो जो पहली चीज तुमने भेजी है वो ये है, और रोटेट नहीं होती सर? लेकिन ना इसमें, हाँ मुझे याद है ये मैंने देखा था। तुम लोग अपना फोन टेढ़ा कर लो, या फिर आयुष मैं इसको डिस्कस कर लेता हूँ, अगर हमें लगेगा तो फिर तुम दोबारा भेज देना मेरे को। सर तो ना मतलब इस, मैंने इसका सॉल्यूशन आपको एक फोटो और भेजा है। मैं इसको अच्छा अकाउंट फॉर्म से निकाल रहा था, लेकिन मेरा अकाउंट बैलेंस नहीं हो रहा है। अभी तुमने इसको सॉल्व आंसर आ करा गया है? लेकिन। हाँ सर, अच्छा इसमें मेरे को दिख रहा है, क्योंकि करंट ईयर आउटस्टैंडिंग तो कुछ नहीं है, पूरा पैसा आ गया। पिछले साल में एडवांस एरियर 16,000 था,
और पिछले साल का 10,000 रिसीव्ड है, तो 6,000 बस क्लोजिंग है वो आएगा आउटस्टैंडिंग। तो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग तो आंसर है सर, लेकिन मैं अकाउंट फॉर्म में बना रहा था तो मेरा अकाउंट बैलेंस नहीं हो रहा है। चलो ऐसा करते हैं, हम इसको कर लेते हैं, क्योंकि मैं तुम्हारा आंसर चेक करूंगा ना तो उसमें मेरे को लगेगा टाइम, बट मैं ऐसा कर सकता हूँ कि मैं इसको दोबारा भी फटाफट सॉल्व कर लेता हूँ, तुम ही हेल्प करना, ठीक है? ओके सर। और मैं शौर्य और उत्कर्ष से ही पूछूंगा, बट मैंने क्या करा है, इसको वापस से सेंड करा है और इसकी अलाइनमेंट ठीक कर दी है। लेकिन तो अब मैं इसको दोबारा ओपन करता हूँ और ये ओपन हो जाएगा। खुल जा सिम सिम। चलो जी, तो इसको हम करते हैं फटाक से। समझते जाना। आयुष तुम इसका आंसर देना, बाकी स्टूडेंट्स भी ट्राई करते रहना। ये एक बेहतरीन क्वेश्चन है, सब्सक्रिप्शन का ही क्वेश्चन है, मतलब जैसे हम कर रहे थे तो अच्छी आपकी अगेन प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आयुष ने कहा है कि मैंने इसको अकाउंट से करा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम किसी भी तरह से कर सकते हैं। आपको बताया था अकाउंट में और स्टेटमेंट वाले दोनों में कोई फर्क नहीं है, आपको जो पसंद है आप उससे कीजिए। इंपॉर्टेंट यही है कि आपको जो पसंद आ रहा है आप उससे कर रहे हो, वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बना रहता है। फॉर्मेट ये है कि हमें आउटस्टैंडिंग, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा अभी के लिए, बहुत शॉर्ट फॉर्म में। आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग को हमें लिखना होता है लेफ्ट साइड पर, क्योंकि एसेट है। आउटस्टैंडिंग ओएस, आउटस्टैंडिंग। एट एंड को हमें लिखना होता है राइट साइड पर। रिसीव्ड इन एडवांस, बहुत शॉर्ट फॉर्म में। बिगिनिंग वाला लिखना होता है यहाँ पर, रिसीव्ड इन एडवांस। एंड वाला लिखना होता है यहाँ पर, जो हमें पैसा मिल गया कैश टू सब्सक्रिप्शन, तो हमें लिखना होता है यहाँ पर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट वाला। और हमें इनकम और एक्सपेंडिचर यहाँ पे लिखना होता है। इनमें से कोई भी अमाउंट 99% केसेस में जीरो नहीं होता है, और हमें सारे अमाउंट्स निकालने होते हैं। कोई अमाउंट छुपा हुआ जरूर हो सकता है। 6 में से 5 चीजें हमें गिवन होंगी, एक चीज हमें निकालनी होती है, ये होता है जनरल कॉन्सेप्ट। तो अब हम क्वेश्चन पढ़ना शुरू करेंगे और सॉल्व करेंगे। और आयुष तुम मुझे बताओ कि क्या क्या वैल्यूज इसमें लिखी हैं और क्या क्या हम कर सकते हैं। सर अपने को इसमें आउटस्टैंडिंग एट द एंड निकालना है। आउटस्टैंडिंग एट द एंड निकालना है, बहुत बढ़िया। तो ये पता चल गया, तो यहाँ पे लगाते हैं क्वेश्चन मार्क, ये निकालना है, ठीक है? सर बिगिनिंग आउटस्टैंडिंग 16,000 है। बिगिनिंग आउटस्टैंडिंग 16,000 है, तो मैं इसको करता हूँ टिक, ये हो गया हमारा, ठीक है। और सर 10,000 रुपए जो है हमारा रिसीव्ड इन एडवांस इन द बिगिनिंग है। भाई 10,000 रुपये कैसे निकाल रहे हो? सर 10 मेंबर है, 1,000 के सब्सक्रिप्शन को पिछले साल दे दिया था। अभी हम हैं 18-19 साल में ना, 2018-19 में है। हाँ सर। तो वो कह रहा है कि 10 बंदों ने पैसा दे दिया है 17-18-19 का पिछले साल। तो हमारा बिगिनिंग में हमें 10 लोगों ने एक्स्ट्रा पैसा दे दिया था, तो तुमने यहाँ पे निकाल दिया 10,000। आई अग्री, सही है ठीक है। सर इनकम एंड एक्सपेंडिचर में 31। इनकम और एक्सपेंडिचर में 31 कैसे निकाला? सर 130 मेंबर हैं, सबका 1,000 सब्सक्रिप्शन है। ठीक है भाई, इनकम और एक्सपेंडिचर में 1,30,000। आई अग्री, सही है। सर रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड आएगा अपने 7,000 रुपए। रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड आएगा 7,000 रुपए। 19-20 का। अरे सही है भाई, गुड ऑब्जर्वेशन। यहाँ पर हमें गिवन है 7,000 रुपए, यहाँ पे गिवन है हमें मिला कौन कौन सा है, किस किस साल का मिला है। तो हमें 7,000 रुपए मिल गया है, सही बात है, ठीक है। और सर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में 137। तीनों को प्लस कर दिया, टोटल ये निकाल दिया। हाँ 137। यही गलत कर दिया था शायद सर, मैं 1-20 करके सॉल्व किया हूँ। तो बस अगर आप ये करोगे तो आपका आंसर आना पक्का है। बट स्टिल हम क्लैरिटी के लिए एक बार ये देख लेते हैं कि हमने ये वाले अमाउंट को टच ही नहीं करा, तो क्यों नहीं करा और इसका वो क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है। तो आयुष बताइए 10,000 रुपए क्या शो कर रहा है,
और हमने इसको क्यों कंसिडर नहीं करा? सर इसमें सर आउटस्टैंडिंग डेट को निकालना था। इसमें तो 130 मेंबर जो हैं उनमें से सर एक 20 अभी आ गया, मतलब 120 मेंबर्स ने अभी इस साल पेमेंट दे दी, 10 मेंबर्स ने पहले कर दी थी पिछले साल, तो 30, तो करंट ईयर सब्सक्रिप्शन नील हो गया। आउटस्टैंडिंग एट द एंड जो था करंट ईयर का पूरा पैसा अपने को मिल गया 130 मेंबर्स से। अब अपने को निकालना आउटस्टैंडिंग कितना बचा, तो सर पिछले साल में यहाँ नीचे दिया आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग पिछले साल का 16,000 था, जिसका हमको 10,000 रिसीव हो गया है, तो 6,000 आउटस्टैंडिंग एट द एंड आ गया सर। तुम आंसर बता रहे हो 6,000 आ गया? हाँ सर। ऐसे थोड़ा ना होता है। आउटस्टैंडिंग एट द एंड 6,000, तुम्हारा 6,000 रुपये आ गया आउटस्टैंडिंग एट द एंड? हाँ सर। नहीं है भाई, ऐसे थोड़ा ना होता है। 6,000 रुपये नहीं है आंसर, अगर है तो वो इत्तेफाक की बात है। क्यों सर इसमें भी आ गया सर, अपना अकाउंट सब्सक्रिप्शन अकाउंट बैलेंस करते हैं तो इसमें 6,000 ही आ रहा है? हाँ 147 ये हो गया, तो यार वो 147 ये ना 6,000 इत्तेफाक ही की आ रहा बात है, मैं समझ गया वो आ रहा है 137, लेकिन तुम ये देखो ना एक बार, आयुष तुम ये समझना, हमें पिछले साल मिलना बाकी था 16,000 रुपये। है। हाँ। अब उसमें 10,000 रुपये इस साल मिल गया, हाँ सर। तो हमें पिछले साल का 6,000 रुपये मिलना बाकी है। हाँ सर। पिछले साल का अभी भी 6,000 रुपये मिलना बाकी है। हाँ सर। तो जरूरी नहीं है ना कि इस साल सिर्फ 6,000 मिलना बाकी है, हो सकता है इस साल का भी कुछ मिलना बाकी हो सकता है पिछले से पिछले साल का भी कुछ मिलना बाकी हो, हाँ सर। है ना? तो वो 6,000 रुपये आ रहा है, बट वो 6,000 रुपये और ये 6,000 रुपये, समझ रहे हो ना क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? हाँ मतलब सर। हर बार ये चीज काम नहीं करेगी ना। हाँ सर। हाँ तो बट बुक में 6,000 ही आंसर। हाँ 6,000 है सर। तो सर मेरी बिल्कुल ये गलती वही थी कि मैं 137 की जगह इस साल 18-19 का रिसीव कर दिया था 120, हाँ इसलिए वो डिफरेंस आ रहा था सर। ऐसे में कभी भी होगा तो रिसीव पेमेंट तो अपन टोटल लिखते हैं, कितनों साल का हो, कितना अपने को मिला। बिल्कुल बिल्कुल, निंजा टेक्निक फॉलो करो, पूरा पूरा लिखो कितना पैसा मिला, कितना पैसा मिलना चाहिए था, हो जाएगा इनकम और एक्सपेंडिचर में। स्टार्टिंग में क्या बैलेंस था जो मिलना बाकी था, उस डेट पर टोटल कितना मिलना बाकी था, चाहे वो किसी भी साल का हो, एंड इसी तरह से बाकी 3 चीजें भी। ओके सर। आई होप शौर्य और उत्कर्ष तुम्हें भी ये चीज क्लियर हो गई है। यस सर। अगेन अ गुड क्वेश्चन। यस सर। अगर आप इसको स्टेटमेंट वाइज करना चाहो तो बिल्कुल सेम ही चीज आपको पड़ेगी, बट आप उसको एक्स मान लेना, जो चीज आपको गिवन नहीं है, बाकी चीजों को लिख देना, सेम ही बात पड़ती है। झकास क्वेश्चन था ये। अच्छा चलिए, तो हम चलते हैं अब अपने अगले सवाल पर, जो आयुष का डाउट था। और ये तो हो गया। फिर तुम्हें लिखा है कॉरस्पॉन्डिंग अमाउंट का मतलब क्या होता है, ये डाउट है तुम्हारा, हो गया सॉल्व? सर ये करस्पॉन्डिंग अमाउंट मतलब तो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है ना सर, आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग, मतलब करस्पॉन्डिंग अगर बिगिनिंग में दिया है करस्पॉन्डिंग अमाउंट एज ऑन 1 अप्रैल, तो ये हो गया अमाउंट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड ऑन 1 अप्रैल, चाहे कोई भी हो फिर, या नहीं यार ऐसा नहीं है। कॉरस्पॉन्डिंग अमाउंट का मतलब होता है रिलेटेड अमाउंट। जैसे मैं कहता हूँ कि ना मैंने शर्ट खरीदी है, उसका कॉरस्पॉन्डिंग अमाउंट है 10,000 रुपए, या फिर आई डिड अ जॉब इन अ कंपनी फॉर 2 years एंड द कॉरस्पॉन्डिंग इनकम वाज 20 लाख रुपीस, मतलब तो उससे रिलेटेड तुम्हें सेंटेंस मुझे शो करना पड़ेगा। उस सेंटेंस में उससे एक लाइन पहले लिखा था सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड, हाँ आउटस्टैंडिंग हाँ एट द एंड लिखा था, उसके जस्ट अगली बार लिखा था कि कॉरस्पॉन्डिंग अमाउंट एट द बिगिनिंग, मतलब ये वही है ना कि वही सब्सक्रिप्शन बिगिनिंग में ये था और जो कि एंड में ये है। होना तो यही चाहिए। हाँ सर वो है वही है, लेकिन मैं एक बार फिर भी आपसे कंफर्म कर रहा था हाँ कि कॉरस्पॉन्डिंग वही होता है ना। हाँ। फिर अगला क्वेश्चन पूछा है आयुष ने, परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल एसेट होता है एक्सपेंस होता है? परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल शौर्य क्या होता है? स्पोर्ट्स मटेरियल, सर स्पोर्ट्स मटेरियल तो मतलब परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, हाँ मतलब क्या एक्सपेंस होता है या फिर एसेट? एसेट स्पोर्ट्स मटेरियल तो सर ये एसेट ही बन जाता है। पक्का? नहीं स्पोर्ट्स मटेरियल, हाँ सर एसेट। देखो दो चीजें होती हैं, एक होता है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट और एक होता है स्पोर्ट्स मटेरियल। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट तो हमेशा एसेट होता है,
स्पोर्ट्स मटेरियल मोस्टली एक्सपेंस होता है, बट हमने एक आधा क्वेश्चन ऐसा देखा था जहां पे वो एसिड की तरह ट्रीट करते हैं। तो अगेन इट डिपेंड्स कि आपका क्वेश्चन किस तरह से फ्रेम्ड है। तो जैसे अगर देखो स्पोर्ट्स मटेरियल का मतलब वही हो गया ना, स्पोर्ट्स में सामान है, शटल कॉक्स, रैकेट्स ये सब चीजें तो यूजुअली ना खर्चे वाली चीज होगी ना यार, ऐसा नहीं है कि कई सालों तक बेनिफिट देती है या फिर एसिड वाली चीज नहीं है, कंज्यूम हो जाती है चीजें। शटल कॉक्स, क्रिकेट बॉल्स, फुटबॉल्स, हर एक हफ्ते में एक बॉल, जो प्रॉपर अकेडमी है उनकी एक हफ्ते में एक बॉल खराब हो जाती होगी कुछ इस तरह से ना, तो इसीलिए ये खर्चा होता है। बट हमने एक आधा क्वेश्चन करा था, वहां पे ये एसेट भी था। अब सवाल ये होता है सर हमें कैसे पता चलेगा कि एसेट है एक्सपेंस है? अगर आपको इनका ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस गिवन है तो वो एसेट मान रहे हैं। अगर आपको स्पोर्ट्स मटेरियल का या फिर किसी भी चीज का अगर आपको ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस गिवन है तो उसको एक तरीके से एसिड की तरह ट्रीट कर रहे हैं। फिर आपको उसमें अकाउंट बनाना पड़ेगा वही वाला, जैसे हमने करा था ना स्पोर्ट्स मटेरियल, अभी हमने करा था, उत्कर्ष ने क्वेश्चन पूछा था स्पोर्ट्स मटेरियल और क्रेडिटर्स वाला, तो वैसा करना पड़ेगा, ओपनिंग क्लोजिंग और वैसी वाली चीज। सर ये रिसीट एंड पेमेंट में मेरे को दिख रहा था, रिसीट एंड पेमेंट में पेमेंट साइड दिख रहा था स्पोर्ट्स मटेरियल के लिए, और एडिशनल इन्फॉर्मेशन में इसका ओपनिंग क्लोजिंग दिया था। तो अल्टीमेटली हाँ, तो मैंने क्या किया, मैं अब तो एनपीओ का बड़े क्वेश्चन को अभी चालू किया था कल। हाँ, तो उसमें मैंने क्या किया, मैंने परचेज और स्पोर्ट्स मटेरियल जो पेमेंट में था उसको एक अलग एक्सपेंडिचर दिखाया और कंजम्पशन का अलग। तो वो गलत हो गया क्योंकि वो उसमें गलत हो सिर्फ और गया। सिर्फ कंज्यूमेबल की आ रही थी एंट्री, परचेज की नहीं बिल्कुल, आ रही थी। बिल्कुल, इसलिए मैं पूछा कि परचेज की नहीं आ रही मतलब इसको ऐसे ट्रीट कर रहे हैं और सिर्फ कंज्यूमेबल की आ रही है। बिल्कुल। देखो जो स्पोर्ट्स ऐसा आता है, बिल्कुल अच्छी बात कही है, मैं बताता हूँ वो क्या आता है। आपको रिसीट पेमेंट अकाउंट गिवन होता है, जहां पर आपको पेमेंट साइड पर बोले तो क्रेडिट साइड पर आपको गिवन होता है बाय स्पोर्ट्स मटेरियल 1 लाख रुपए, और आपको एडजस्टमेंट में गिवन होता है ओपनिंग कितना है स्पोर्ट्स मटेरियल, क्लोजिंग कितना है, ओपनिंग है 20,000 रुपए, क्लोजिंग है 30,000 रुपए। तो आपको क्या करना है, आप इसको फॉर्मूला भी आप कर सकते हो, वरना आप सॉर्ट ऑफ मन में इसका अकाउंट बना लो, रफ में अकाउंट बना लो, शो करने की जरूरत नहीं है। स्पोर्ट्स मटेरियल अकाउंट ओपनिंग है 20,000 रुपए, क्लोजिंग है 30,000 रुपए, हमने इसको खरीदा है 1 लाख का, तो बैलेंस कितना बच गया 90,000 का। तो ये आपका जाएगा इनकम और एक्सपेंडिचर में, मतलब वैसे ही शो करना पड़ेगा आपको, समझ रहे हो? हाँ सर। तो ये ऐसे शो होता है स्पोर्ट्स मटेरियल का, जैसे मेडिसिन का भी ऐसे शो होता है। अब ये ना इसमें एक्चुअली कंफ्यूजन ये है कि इसको एसिड की तरह ट्रीट कर रहे हैं कि एक्सपेंस की तरह ट्रीट कर रहे हैं। अब ये एसिड की तरह ट्रीट हो रहा है क्योंकि इसका ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस है ना, बट ये एक्चुअली एसिड है नहीं। तो मतलब ये वही है ना, ये जैसे मेडिसिन है, स्टेशनरी, ये सब चीजें एसिड नहीं, खर्चे होते हैं। तो इसको हम क्या करते हैं, हम यूसेज निकालते हैं। ये बैलेंस शीट में जब सब चीजें नहीं जानी चाहिए टेक्निकली तो, हाँ, क्योंकि स्पोर्ट्स इक्विपमेंट जाता है। तो आप क्या करोगे इसमें, ऐसे करोगे, आपको ओपनिंग गिवन होगा, क्लोजिंग गिवन होगा, आप यहाँ पे ओपनिंग डालोगे, क्लोजिंग डालोगे, रिसीट पेमेंट डालोगे, और इनकम और एक्सपेंडिचर यहाँ पे बैलेंस फिगर निकालोगे। ठीक है, हो गया क्लियर? हाँ सर। सर फिर एक और कंज्यूमेबल अकाउंट है, जैसे टेनिस बॉल अकाउंट, वो भी है कंज्यूमेबल है। इसमें टेनिस बॉल अकाउंट, टेनिस बॉल अकाउंट, हाँ, थोड़ी बाबा ये क्या उसमें है? सर रिसीट एंड पेमेंट में वही टेनिस बॉल खरीद रहा था और हाँ, रिसीट साइड में लिखा था सेल ऑफ टेनिस बॉल। तो मैंने क्या किया, टेनिस बॉल का अकाउंट बनाया, मैंने ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस पुट किए, उसके बाद जो परचेज किया था उसको डेबिट साइड रिकॉर्ड किया, और उसके बाद जो उसने सेल किया था उसको क्रेडिट साइड रिकॉर्ड कर दिया बाय बैंक अकाउंट जितना भी, क्योंकि उसमें नहीं बताया था, बुक वैल्यू वगैरह नहीं बताई थी। हम्म, तो उसमें बाय सेल ऑफ टेनिस बॉल करके मतलब बाय बैंक अकाउंट मैंने लिख दिया अमाउंट। तो सर मेरा जो बैलेंस था, जो कि हमेशा क्रेडिट साइड आता है अपना कंज्यूमेबल के रूप में, उसका बैलेंस आया था डेबिट साइड में। जब बुक में देखा तो वो लिखा था टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ टेनिस बॉल, और उसको दिखा दिया इनकम एक्सपेंडिचर में, इनकम साइड। सही बात है यार। देखो होता क्या है, मैं ना अब ये बता रहा हूँ आपको कि अब ना इसमें कुछ कर नहीं सकते हो यार, क्योंकि ना ये आपको समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन क्या है। देखो टेनिस बॉल को, अच्छा मुझे बताओ कंज्यूमेबल्स को क्यों बेचेगा? जब तुमने बोला था ना कि उसमें टेनिस बॉल को सेल करना दिखा रहे हैं, तो ही मेरे को लगा यार तो बड़ी अजीब बात है यार, टेनिस बॉल को क्यों बेचता है? समझ रहे हो ना भाई, हाँ टेनिस सर। बॉल को तो कंज्यूम करते हैं ना, अगर हम टेनिस बॉल खरीदते हैं तो उसको आगे बेचे थोड़ना है, बैट को खरीद के आगे बेचे थोड़ना है, जब तक हमारा बिजनेस नहीं हम उसको क्यों बेचेंगे? तो हाँ सर। अगर आपका कोई ऐसा अकाउंट बन रहा है, यहाँ पे एक यूनिक सा अकाउंट है टेनिस बॉल अकाउंट,
तो नॉर्मली जब तुमने पूछा था कि टेनिस बॉल अकाउंट आएगा तो क्या करना होगा, तो नॉर्मली ये करना होता है कि आपको बीडी गिवन होता है, आपको यहाँ पे सीडी गिवन होता है, आपको यहाँ पे परचेज गिवन होता है, और आपको यहाँ पे बैलेंस फिगर निकालनी होती है जो कि आपका आ जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, जो कि है यूज जो हम कर रहे हैं। बट अभी फिर आयुष ने कहा कि हमें यहाँ पर गिवन है जो हमने बेचा, तो हमने यहाँ पे लिख दिया बैंक, क्योंकि जब क्वेश्चन में बेचा गिवन है तो बैंक लिख दिया। अब अगर यहाँ पर बैलेंस फिगर आती, अगर बैलेंस फिगर आपकी यहाँ पर आती, तो मैं इसको मानता इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, उतना हमने यूज कर लिया होगा। हमारे पास बहुत सारी टेनिस बॉल थी, हमने कुछ बेच दी, हमारे पास ज्यादा आ गई होंगी, बची होगी हमने यूज कर लिया। और अगर बैलेंस फिगर उल्टी साइड पर आ रही है तो फिर क्या होगा, इसका मतलब यही है कि डेबिट साइड पर क्यों आ सकती है कोई बैलेंस फिगर, सिर्फ और सिर्फ तब आ सकती है जब हमारा प्रॉफिट हो, क्योंकि सेल के टाइम पर प्रॉफिट हो सकता था ना, कोई ऑप्शन बचता ही नहीं है, तो फिर हम इसमें यहाँ पे प्रॉफिट लिख रहे हैं। ठीक है या नहीं? हाँ सर। क्योंकि तुम्हें ये सोचना पड़ेगा आयुष की डेबिट साइड पर क्या आ सकता है, कभी कुछ और आ ही नहीं सकता ना, परचेज के अलावा कुछ और आ ही नहीं सकता, परचेज ही आता है। या फिर इसका मतलब ये बन रहा है कि बेचा होगा तो प्रॉफिट बेचा होगा तभी आ रहा है, अदरवाइज पॉसिबिलिटी नहीं है कुछ और। यस सर। नाउ उत्कर्ष और शौर्य, तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा कि क्या चल रहा है, मतलब हम सब चीज समझ आ रही है ना? यस सर। ठीक है सर मेरे को एक डाउट था, जो अब हम कॉमन साइज स्टेटमेंट बनाते हैं, तो जब हम वो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं तो हम उसमें सिर्फ नेट सेल्स का क्यों लेते हैं, वो एक बार बताना सर, कि टोटल रेवेन्यू का क्यों नहीं लेते? नेट सेल सबसे इंपॉर्टेंट होती है, इसका लॉजिक नहीं है, तुम ये समझ लो ये चलता आ रहा है। अगर टोटल रेवेन्यू को लेते तो मैं तुम्हें कहता टोटल रेवेन्यू को लेते हैं समझ रहे हो? हाँ सर। तो ये सॉर्ट ऑफ स्टैंडर्ड चलता आ रहा है, मेरे को उसका लॉजिक पता क्या नहीं है ही नहीं इसका लॉजिक कुछ। तुम ये समझ लो इसका लॉजिक ये है क्योंकि सेल ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, हम अदर इनकम को कंसीडर नहीं करना चाह रहे हैं। ठीक है सर, क्योंकि वो इरेगुलर बेसिस पे होती है ये। हाँ, वो बिजनेस का मेन पार्ट नहीं है। गाइस 1 मिनट मुझे देना, मुझे एक 10 सेकंड की कॉल करनी है, फिर हम कंटिन्यू करते हैं। इतना आपको क्वेश्चन शो करता हूँ। चलो सो आयुष तुम्हारा नेक्स्ट। आयुष ने ये भी कहा था कि सर ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दो जैसे उसके थे, एनपीओ के थे, वो मैं क्वेश्चंस आपके साथ आज शेयर करूंगा, आज शेयर कर दूंगा पक्का पक्का, सारे चैप्टर के जैसे एनपीओ के दिए थे ठीक है। अब आता है बैलेंस शीट ऑफ माइंड ब्लोइंग क्लब। इसमें डाउट क्या है आयुष तुम्हारा? इन एडजस्टमेंट्स में डाउट है? हाँ सर, वो क्या बोल रहा है सर, समझ में नहीं आ रहा है। ये बोल रहा है ऑन 31 मार्च 20 क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी पर इतना और अनयूज स्टेशनरी है इतना, ठीक है ना? क्लोजिंग बैलेंस बता रहा है क्रेडिटर्स का और स्टेशनरी का। सर नीचे वाला सर। अच्छा, पेमेंट ऑफ 2500 फॉर स्टेशनरी बाय क्लब इज टू बी वाज टू बी डेबिटेड टू जनरल एक्सपेंसेस। क्या बोल रहा है, समझ नहीं आ रहा पेमेंट ऑफ 2500 फॉर स्टेशनरी, हमने पेमेंट करी है 2500 की, was to be debited to general expenses। वो कह रहा है उसको डेबिट करना है एक्सपेंसेस में, तो कर देंगे भाई, एक्सपेंस मान लो 2500। अब मेरे को इसमें कंफ्यूजन ये हो रही है कि फिर नीचे में सर इनकम एंड एक्सपेंडिचर में तो कर दिया है नेक्स्ट फोटो पे। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट का जो सॉल्यूशन है उसमें तो जनरल एक्सपेंसेस जितना भी इसमें वैल्यू गिवन था, इसमें देखिए 10,500 दिया है पेमेंट पे, तो वहां पे 2500 और जोड़ दिया और 13,000 लिखा दिया, ये तो क्लियर है। लेकिन अब बोलता है बैलेंस शीट बनाओ, तो बैलेंस शीट में सर नियम से तो हमारा 2400 जो ऊपर में आ रहा है, वैल्यू ऑफ अनयूज स्टेशनरी 2700 की आ रही है। हाँ सेकंड एडजस्टमेंट में अनयूज स्टेशनरी 2700 का है, ठीक है, तो बैलेंस शीट में हमारा तो क्लोजिंग स्टेशनरी जो है क्लोजिंग बैलेंस शीट में 2700 का आना चाहिए। सही है। लेकिन वहां पे सर दूसरा उठा रहा है। और फोटो आप इस तरफ कीजिए, नेक्स्ट और नेक्स्ट, ये देखिए क्या आ रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है।
अच्छा ये टेनिस बॉल वाला हो गया, ये दूसरा चीज है सर। हाँ ठीक है। तो अब जरा पहले मुझे क्वेश्चन देखना पड़ेगा यार, ये क्या है। देखो भाई जरा बाकी भी देखो, स्टेशनरी में फोकस करते हैं तो हमें ओपनिंग बैलेंस शीट क्वेश्चन में गिवन है, वाओ, जिसमें हमें स्टेशनरी के क्रेडिटर्स गिवन है, सही है। फिर रिसीव्ड पेमेंट में हमने स्टेशनरी वाले को पेमेंट करी है 12,500 की, सही है। और बाकी यहाँ पे कुछ है नहीं, और फिर यहाँ पे हमें क्लोजिंग बैलेंस गिवन है स्टेशनरी का और क्रेडिटर्स का, सही है। पेमेंट में जो हमने करी है स्टेशनरी को, उसको हमें जनरल एक्सपेंस में डालना है। इसमें स्टेशनरी का ना अकाउंट बनेगा, अकाउंट भी बनेगा, क्योंकि ना देखो यहाँ पे तुम्हें स्टेशनरी के बैलेंसेस गिवन है ना, और तुम्हें स्टेशनरी कंज्यूम्ड गिवन नहीं है। तो स्टेशनरी कंज्यूम्ड का तुम वर्किंग नोट बनाओ अपनी तरफ से। तो इन्होंने क्या करा है यहाँ पे, इन्होंने शो करा है, बट आई थिंक ये तो मुझे भी समझ आने में टाइम लगेगा, क्योंकि मैं समझना चाहूंगा भी नहीं इसे। सीधा वो अकाउंट बना के करेंगे, अकाउंट बनाना सही है। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? अकाउंट बनाओ ना स्टेशनरी का, स्टेशनरी क्रेडिटर, जो जो चीजें गिवन है वो डाल दो। गाइस हम ना क्लास 11:10 तक ही करेंगे, थोड़ा सा फटाफट और करते हैं, फिर हम क्लास ओवर करेंगे। तो हमें क्रेडिटर्स का बैलेंस गिवन है 5,000, और यहाँ पे हमें गिवन है, हमने क्रेडिटर्स को पेमेंट करी है 12,500। बताना आयुष, ये पार्ट समझ आए यहाँ से? यस सर। ठीक है। और अब भाई तुम बाकी बच्चे भी समझ से जाना, बढ़िया चीजें चल रही हैं, बहुत ही अनोखे क्वेश्चन है सारे के सारे। फिर है पहला पॉइंट इग्नोर करते हैं, हमने क्रेडिटर्स का बैलेंस है 2400 क्लोजिंग, और स्टेशनरी का है 2700। ओपनिंग हमें गिवन नहीं है, मैं मान लूंगा 0। हमने पेमेंट करी है स्टेशनरी की, उसको हम डेबिट करेंगे जनरल एक्सपेंसेस में। मतलब ये भाई क्या कहना चाह रहा है कि जो हमने पेमेंट करी है ना, उसमें से 2,500 हटा दो, तो पेमेंट में 10,000 लिखो। क्योंकि 2500 को जनरल एक्सपेंस मान रहे हैं, सवाल उठता है कि ये क्यों हो रहा है, जिसका जवाब मुझको नहीं पता। मे बी एनपीओ की इनकी पॉलिसी होगी, उनको लग रहा होगा कि यार जो स्टेशनरी को पेमेंट करी है ना, उसमें से 2,500 तो स्टेशनरी के लिए नहीं है, किसी और चीज के लिए है। कुछ काम करा होगा टेढ़ा मेढ़ा, कुछ भी होगा, हमें क्या। तो 2500 की पेमेंट को हटा दो, सिर्फ 10,000 की पेमेंट है। अब बच्चे को नॉर्मल आंसर निकाल दो, तो मेरे हिसाब से आंसर आ जाना चाहिए। मैं बता दो कितना आ रहा है, अगर बता सकते हो तो। 10,000 माइनस 2600, 10,000 माइनस 2600, 7400 माइनस 2700, और आंसर हमारा आ ही जाएगा, ये रहा। समझ आ गया? समझ तो आ गया सर, आंसर तो आ गया। मगर मतलब जो हमने परचेज की थी 12,500 को, वहां पे अपन ने बोल दिया कि 2500 को जनरल एक्सपेंस दिखा दो, तो यहाँ से 2500 को उठा के जनरल एक्सपेंसेस में नीचे जोड़ दिया है, और यहाँ हाँ 10 कर दिया। हाँ, एक मिनट आयुष। चलिए, हाँ आयुष, ये वाला आ गया सर। आ गया ना? तो देखो इसमें ना झोल मोल टाइप का थोड़ा सा क्वेश्चन है ये, बट इसमें कुछ कर नहीं सकते हैं हम, मतलब सिर्फ समझ सकते हैं थोड़ा सा यहाँ पे। बट ये अच्छा क्वेश्चन है ओवरऑल एक्सपीरियंस के लिए, ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो कराओ तो ठीक रहेगा। आगे चलते हैं। आई थिंक टेनिस बॉल वाला तुम्हें क्लियर हो गया है? हाँ सर। ये तुमने आज भेजा ही है? यस सर।
और कुछ डाउट है किसी को? शौर्य, तुम्हारा डाउट क्लियर हो गया है वो सेल्स वाला? यस सर, क्योंकि सर बैलेंस शीट का तो टोटल ही लेते हैं, लेकिन उसका नहीं लिया था हमने आरएफओ का। बैलेंस शीट में भी टोटल नहीं लेते हैं भाई। हाँ, बैलेंस शीट का तो लेते हैं। नहीं, टोटल बैलेंस, हाँ बैलेंस शीट में टोटल लेते हैं बिल्कुल, है ना नीचे। और हाँ, क्योंकि वो जो आरएफओ को जो टोटल था ना, वो 100% से फिर ऊपर आ रहा था किसी किसी क्वेश्चन में, क्योंकि अदर इनकम भी दे रखी थी। आएगा 100% से ऊपर आता है। इसका रीजन तुम समझो ना, इसका रीजन ये है कि बैलेंस शीट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज टोटल एसेट्स ही होता है। टोटल एसेट्स, टोटल लायबिलिटीज तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो उसमें टोटल लेना बनता है ना। बट यस सर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में टोटल रेवेन्यू नहीं लेते, क्योंकि वो अदर इनकम को नहीं कंसीडर करना चाह रहे उसमें, ऐसा समझ लो। ठीक है सर, ओके। हाँ, चलिए, तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। इसी तरह से आप अपने क्वेश्चन सॉल्व करते जाइए, मेरे को अच्छे क्वेश्चंस भेजते जाइए, हम लोग इसी तरह से क्लास में डिस्कस करके सीखते जाएंगे। और फिर हम मिलते हैं कल की क्लास में। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ इस चीज को, आपको अपने कुछ चैप्टर्स पूरे कर लेने हैं डे वाइज। आपका मंडे को पेपर है, कोशिश करना कि कल तक अपना सिलेबस पूरा कर दो। संडे को बिल्कुल रिलैक्स करके ऊपर ऊपर चीजों को निकालना है, पेपर को ऐसे गो थ्रू करना है, खुश होना है, वो वाली फीलिंग आनी चाहिए। ऐसे में 2-4 नंबर बढ़ जाते हैं आपके। ठीक है, तो सैटरडे तक अपने चैप्टर वाइज टाइम वाइज करो। डिवेंचर 4 घंटे का चैप्टर है, अगर आपका कंपैरेटिव कॉमन साइज नहीं हुआ है 2 घंटे का पूरा चैप्टर है। डिसोल्यूशन आपको बेसिक अगर आते हैं 3, 4, 5, 6 घंटे में पूरा रिवाइज हो जाएगा। टाइम बना के चलो यार, मैं इतने बैठूंगा, ये 6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन करूंगा, चैप्टर खत्म। 8 क्वेश्चन करूंगा ये वाले में। अगर आपको कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का मन हो, आप हेल्प लो वीडियो की क्वेश्चंस के लिए, जैसे यूट्यूब की, या फिर टीचेबल पे मैंने क्लास में जो क्वेश्चन करा रखे हैं सब अपलोडेड है। तो जैसे आपको डिसोल्यूशन का क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, वो वीडियो खोल लो। अगर आपको नहीं आता है तो वीडियो के साथ साथ मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, वहां पे करते जाओ। वीडियो को 1.5x पे कर लो, अपने हिसाब से एडजस्ट करके। इस तरह से करो। बाकी हम डाउट्स पर डिस्कस करेंगे, और कुछ हेल्प की जरूरत हो तो मेरे को व्हाट्सएप कर देना। ठीक है सर बस एक और था सर, करंट इन्वेस्टमेंट्स को हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में इंक्लूड करते हैं? बिल्कुल करते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट में करते हैं। हाँ सर, क्योंकि वो सीएफएस के लास्ट में ना, उसमें जैसे नेट इंक्रीज आ जाता है, फिर ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के साथ उसमें उसका ओपनिंग बैलेंस भी जोड़ रखा था करंट। बिल्कुल करते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट में करना है। चलिए, ओके देन गाइस, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय सर, थैंक यू सर। वेलकम।